नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, यह एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के पीडीएफ पेड ग्रुप की। तो इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो कुछ भी लिख करके भेजना होगा। बाकी की सभी जानकारी या सभी चीज़ें आपको जो है वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल टेस्ट सीरीज को। देखिए, हमारी बात हो रही थी यूपी पीसीएस के टेस्ट नंबर 2 की, और आज जो है टेस्ट नंबर 2 का वह जो है अंतिम लेक्चर होगा, यानी कि सभी के सभी 150 प्रश्नों को कवर करवाया जाएगा। तो अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अब तक हमने टेस्ट नंबर 2 के जो है 82 प्रश्नों को देख लिया था, यानी कि आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा वह इस पूरी सीरीज का प्रश्न संख्या 83वां होगा। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले जो अब तक आपको बोला गया था कि अपने सामने एटलस में वर्ल्ड फिजिकल का मैप खोल करके रखिएगा, तो अब इसको बंद करके या फिर पेज पलटिए और इंडिया का फिजिकल मैप खोल करके इस पूरे की पूरी टेस्ट सीरीज को देखिए। तो जो पहला प्रश्न है वहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। ऑप्शन है आपके सामने ए कंचनजंगा नेशनल पार्क, बी नंदा देवी नेशनल पार्क, सी नेवरा वैली नेशनल पार्क या फिर डी नामदफा नेशनल पार्क। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी नामदफा नेशनल पार्क। यानी कि देखिए, नामदफा नेशनल पार्क जो है यह आपके अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ पर आप जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे पर्वतों पर, वहाँ पर धीरे धीरे आपको जो है विभिन्न प्रकार के मौसम देखने को या फिर जलवायु देखने को मिलती है। पर्वतों के नीचे के भाग की तरफ आपको जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। फिर और ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो आपको उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार जैसे जैसे आप ऊंचे और अधिक ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे, आपको शीतोष्ण और अल्पाइन प्रकार के भी वन देखने को मिलते हैं। अल्पाइन वन कहाँ पर मिलते हैं? तो अल्पाइन वन जो है वह आर्कटिक जलवायु में देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, बाकी सभी की लोकेशन आपको जरूर मैप में देख लेनी चाहिए जो भी प्रश्न आ रहे हैं। होता क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। किसी भी पर्वत में आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ के मौसम में जो है स्थानीय आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, तो फिलहाल वह चीज़ें तो जो है ज्योग्राफी की है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पश्चिमी विक्षोभ या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। कथन 2 है कि भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आपको पहले ही बताया गया कि जो पछुआ विक्षोभ या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है या फिर जो पश्चिमी विक्षोभ है वह जो है भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर? भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। और यह भारत में जो है इनका प्रवेश जो है वह पश्चिमी जेट प्रवाह के माध्यम से होता है। कब उठती हैं यह पछुआ विक्षोभ? तो भारत में यह ठंड के मौसम में देखने को मिलेंगी। ठंड के मौसम में जिस रात आपको थोड़ी सी गर्मी लगनी शुरू हो जाए या फिर जिस रात का तापमान थोड़ा सा अधिक होगा, उस रात आप समझ जाइएगा कि यह प्रभाव जो है वह धीरे धीरे पछुआ विक्षोभ का हो रहा है। ठीक है, इस पछुआ विक्षोभ के कारण ही भारत में जो आपको जो है ठंड के मौसम में बरसात देखने को मिलती है, और यह वर्षा जो है वह भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों यानी कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए, कभी भी प्रश्न में इस प्रकार के ऑब्लिक लगे हों तो या तो आप इस साइड से पढ़िए या फिर इस साइड से पढ़िए, और वही चीज़ आप नीचे की तरफ भी करिए या फिर प्रश्न के अगले भाग की तरफ कीजिए। तो फिलहाल मैंने ये वाला भाग लिया, तो यहीं तक मैंने प्रश्न पढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। पहला है एल नीनो, दूसरा है पश्चिमी जेट धाराएं और तीसरा है तिब्बत का पठार। कूट दिया हुआ है आपके सामने, ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 या फिर डी उपर्युक्त सभी, और आपको सही आंसर या फिर सही कथन चुनना है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, किसी भी भूभाग के आसपास यदि इतनी बड़ी मात्रा में या फिर इतना बड़ा पठार होगा तो वह निश्चित रूप से उस भूभाग की जलवायु को भी प्रभावित करता है।
ठीक है, किस प्रकार प्रभावित करता है तिब्बत का पठार, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका उत्तर यदि गलत होगा तो आपको सही आंसर वहीं पर दे दिया जाएगा। फिलहाल बात करते हैं अल नीनो और पश्चिमी जेट धाराओं की। तो देखिए, पश्चिमी जेट धाराएं अपने साथ पछुआ विक्षोभ को ले आती हैं, जिस कारण भारत में ठंड के मौसम में भी बरसात होती है। वहीं अल नीनो जो है यह प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर उठने वाली एक गर्म धारा है, जिस कारण जो है भारत में जो है सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह लगभग अल नीनो जो है वह 3 से 4 वर्षों के अंतराल में बार बार आता रहता है। ठीक है, और कहाँ पर उठता है, तो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट। इस प्रकार की धारा के कारण तो गर्म जल धारा के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर बताइए कि भारत में दूसरे नंबर की, ठीक है, तो भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। ए जलोढ़ मृदा, बी काली मृदा, सी लाल मृदा, या फिर डी लेटेराइट मृदा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। भारत में दूसरे नंबर की सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा जो है वह है लाल मृदा, जिसका विस्तार संपूर्ण भारतीय भूभाग के 18.6% या फिर 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है। लाल मृदा आपको भारत के दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में देखने को मिल जाएगी। इस लाल मृदा का निर्माण जो है वह आग्नेय शैलों के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, किसके परिणाम स्वरूप, आग्नेय शैलों के अपरदन के स्वरूप जो है लाल मृदा का निर्माण हुआ है। वहीं भारत में पहले स्तर की अगर बात करें, किसका नंबर पहला है विस्तार में मृदा के क्षेत्र में, तो पहले स्तर की विस्तारित मृदा है भारत में जलोढ़ मृदा, जो कि भारत में नदी क्षेत्रों में या फिर मैदानी इलाकों में देखने को मिलती है, जैसे कि नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, गंगा आदि नदियों के मैदानों में आपको इस प्रकार की जलोढ़ मृदा या फिर अलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। इसका विस्तार संपूर्ण भारतीय भूभाग के 43.3% भाग पर है। वहीं सबसे अंत में बात करें यदि काली मृदा की, तो इसका विस्तार जो है वह संपूर्ण भारतीय भूभाग के 15.2% भाग पर है, और लाल मृदा 18.6%, काली मृदा जलोढ़ मृदा 43.3%। ठीक है, क्रम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मृदा में निम्नलिखित में से कौन से होना चाहिए था, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। आप देखिए, इस प्रकार की गैपिंग जो है वह आपको अगले टेस्ट से देखने को नहीं मिलेगी। यह जिनके पास भी, जो लोग भी पेड ग्रुप के मेंबर है, वे जो है उनको टेस्ट सीरीज नंबर 3 प्रोवाइड करवा दी गई, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो फिलहाल यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं कुछ। देखिए, पहला बोरान, दूसरा क्लोरीन, तीसरा कार्बन, चौथा मालिब्लेडिनम और पांचवा है आयरन। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको बताना है कि मृदा के अंदर किस प्रकार के कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2, 4 और 5, और डी 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, किसी भी मृदा में 3 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पहला होता है प्राथमिक स्तर का पोषक तत्व, जिसके अंतर्गत हमको जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलता है। ठीक है, मृदा के प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मृदा का द्वितीय पोषक तत्व होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर मृदा में द्वितीय स्तर के पोषक तत्व होते हैं। और सबसे अंत में मृदा में जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें शामिल है बोरान, तीसरा नंबर लिख दूँ। यह तीसरे स्तर के पोषक तत्व होते हैं जिनको सूक्ष्म पोषक तत्व बोला जाता है। इनमें शामिल है बोरान, क्लोरीन, तांबा, लोहा, मैग्नीज, मालिब्लेडिनम और जस्ता। ठीक है, देखिए, मृदा में कभी कभी कुछ शब्दों का क्या होता है, वहाँ पर थोड़ी बहुत जुबान जो है वह लड़खड़ा जाती, सामान्य सी घटना है, हंस करके आगे बढ़िए। ठीक है, तो
मृदा में 3 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पहले होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। द्वितीयक स्तर के पोषक तत्वों में होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सबसे अंत में तृतीयक स्तर के जो पोषक तत्व होते हैं, जिन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, उसमें शामिल है बोरान, क्लोरीन, मालिब्डेनम, लोहा, मैग्नीज, जस्ता और तांबा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिलहाल अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियाँ हैं। पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा कच्छ की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी और चौथा सुंदरबन। कूट दिया हुआ है ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखिए, कोरल रीफ को बनने के लिए कुछ प्रमुख कंडीशंस होती हैं। देखिए, कहीं पर भी कोरल रीफ होगा पाया जाएगा तो इसके लिए तापमान का एक निश्चित परास यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच टेम्परेचर होना चाहिए। इससे कम जाने पर प्रवाल भित्तियाँ नष्ट होने लगती हैं, इससे अधिक जाने पर प्रवाल भित्तियाँ नष्ट होने लगती हैं। इसके अलावा उस क्षेत्र में जल की गहराई जो है वह 200 से 250 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्रवाल भित्तियों का विकास जो है जल में 200 से 250 फीट की गहराई पर ही होता है। जल का स्वच्छ होना आवश्यक है, हालांकि शुद्ध नहीं, स्वच्छ की बात कर रहा हूँ मैं, प्रदूषित ना हो जल, इसकी बात की जाती है। ठीक है, जल जो है वह प्रदूषित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल में जो है लवणता की मात्रा होनी चाहिए 27 से 30% के बीच में। ठीक है, 27 से 30% उस जल की लवणता भी होनी चाहिए, तभी वहाँ पर कोरल रीफ या फिर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, प्रवाल भित्तियों का निर्माण जो है एक मूंगा नामक समुद्री जीव है, उसी के अस्थि पंजर से होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप के क्षेत्रों में ही मिलती हैं, जिनमें यदि अगर आपको बहुत अच्छे से प्रवाल भित्तियों को देखना हो तो आपको जाना चाहिए मन्नार की खाड़ी। ठीक है, फिलहाल मैं सुंदरवन में जो है, चूँकि वहाँ पर आपको पता है कि गंगा के डेल्टा क्षेत्र से गंगा का डेल्टा क्षेत्र है सुंदरवन, इसलिए वहाँ पर जो है लवणता कम होती है। ठीक है, टेम्परेचर का तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन लवणता कम होती है, गहराई भी उतनी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि डेल्टाई क्षेत्र है तो गहराई भी नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है नदियों द्वारा लाया गया अवसाद भी काफ़ी मात्रा में होता है, तो जल भी जो है वह स्वच्छ नहीं होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए साल आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है, बी कैजुअरीना मुख्यतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, सी है कि देवदार शंकुधारी वृक्षों की एक प्रजाति है, और डी है सोलास वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। चलिए, वो पीछे के कथन ए और बी सही हैं, आप यहीं पर बताइए कि कौन सा कथन जो है वह गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। यह पूरी तरीके से गलत है। देखिए, सोलास वन जो है उष्णकटिबंधीय वनों को बोला जाता है। कहाँ पर बोला जाता है, तो पश्चिमी घाट में स्थित पर्वतों पे। ठीक है, सोलास वन जो है वो पश्चिमी घाट के पर्वतों में स्थित है क्या। इनको सोलास वन क्यों कहा जाता है, स्थानीय स्तर पर इन वनों को सोलास, स्थानीय लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं वह इन वनों को सोलास बोलते हैं, और इनके साथ एक अलग से छोटी सी कंडीशन है। देखिए, ये वो सोलास वन उस प्रकार के उष्णकटिबंधीय वनों को बोला जाता है जो कि पश्चिमी घाट की चोटियों के मध्य अवस्थित, इन चोटियों के मध्य अवस्थित प्राचीन और अवरुद्ध प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। ठीक है, मतलब इनका विस्तार क्षेत्र सीमित होता है, यह इससे अधिक विस्तारित नहीं हो सकते हैं, अवरुद्ध होते हैं दोनों तरफ से पर्वत चोटियों के कारण, और इनको जो है स्थानीय लोग ही, वहाँ के निवासी लोग ही सोलास वन बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट देवदार की बात करते हैं। देवदार से पहले हम लोग बात करते हैं शंकुधारी की। शंकुधारी कहने का मतलब या फिर शंकुधारी वन कैसे होते हैं, तो देखिए, शंकुधारी वनों को एक अन्य नाम आप जानिए टैगा वन भी बोला जाता है। शंकुधारी वनों को ही टैगा वन भी बोला जाता है। इस प्रकार के टैगा वन जो है वह आपको उच्च अक्षांशों यानी कि 50 से 70 डिग्री के अक्षांशों पर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की प्रमुख विशेषता होती है कि ये वृक्ष जो है लंबे होते हैं, इनकी लकड़ी मुलायम होती है।
ठीक है, और ये सदाबहार प्रकार के वन होते हैं, सदाबहार प्रकार के वन होते हैं। फिर से बता देता हूँ, जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं उनका एक अन्य नाम टैगा वन भी है, और यह जो है हाई अल्टीट्यूड यानी कि उच्च अक्षांशों पर 50 से 70 डिग्री के मध्य मिलते हैं। इस प्रकार के वनों के जो वृक्ष होते हैं उनकी लकड़ियाँ लंबी होती हैं, वे मुलायम प्रकार की वे वृक्ष जो है लंबे होते हैं, लकड़ियाँ उनकी मुलायम होती हैं, और वृक्ष जो है वे सदाबहार प्रकार के होते हैं। प्रमुख वृक्षों की बात करें तो चीड़ और देवदार टैगा वन के प्रमुख वृक्ष हैं। बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग शुष्क पर्णपाती वन की। सबसे पहले बात करें कैजुएरिना की बात, नहीं पहले आइए शुष्क पर्णपाती वन जान लीजिए, जरूरी है थोड़ा सा शुष्क पर्णपाती वन। देखिए जब आर्द्र पर्णपाती आया है तो शुष्क पर्णपाती भी जानते चलिए। देखिए शुष्क पर्णपाती वनों के लिए जो है वार्षिक वर्षा जो है वह 100 से 70 सेंटीमीटर जहाँ पर होता है वहाँ पर आपको शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। प्रायः यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उन भागों में जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में भी आपको जो है शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों के अगर प्रमुख वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर आपको सागौन, पीपल, जहाँ पर भी शुष्क पर्णपाती वन होगा वहाँ पर आपको सागौन, पीपल, साल, नीम आदि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, वर्षा कितना 100 से 70 सेंटीमीटर के मध्य, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब बात करते हैं आर्द्र पर्णपाती वन की। ठीक है, आर्द्र है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्षा होगी वह 100 से ज़्यादा और 200 से कम होगी। ठीक है, 100 सेंटीमीटर 200 से लेते हैं, ठीक है, उसके बीच का रेशियो बनाना है, तो 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है आर्द्र पर्णपाती वनों पर। जहाँ पर भी 200 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होगी वहाँ पर आपको आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के आर्द्र पर्णपाती वन वहाँ आपको भारत के पश्चिमी घाट के पूर्वी तटों पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत के इधर जो पूर्वी क्षेत्र का भारत है, ठीक है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में और साथ ही साथ पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर आपको आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। प्रमुख वृक्षों की बात करें यदि आर्द्र पर्णपाती वनों की, तो सबसे प्रमुख वृक्ष तो है वह है सागौन। अब आप यूँ कहेंगे कि सागौन तो शुष्क पर्णपाती में था और इसमें भी, तो हाँ भैया सागौन थोड़ा सा टैलेंटेड पेड़ निकल गया। ठीक है, तो देखिए सबसे प्रमुख वृक्ष या सबसे प्रमुख वृक्ष की जो प्रजाति है आर्द्र पर्णपाती वनों की वह है सागौन। और सागौन के अलावा आपको यहाँ पर खैर, कुसुम, सहतूत, साल, शीशम, चंदन आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर? आर्द्र पर्णपाती वनों में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इसीलिए आपको बताएगा कि शुष्क पर्णपाती वन भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में दिया है साल आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है, तो आप गलत मत करिएगा। साल जो है वह भी आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से सागौन है, क्योंकि वर्षा को हमने देखा था कि 100 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के बीच जहाँ वर्षा होगी वहाँ शुष्क पर्णपाती वन होगा, और वहीं 200 से 100 के बीच जहाँ वर्षा होगी वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती होगा। 100 दोनों में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसीलिए आपको शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन दोनों बता दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा आर्द्र पर्णपाती वनों में ही आपको बांस वगैरह आदि के वृक्ष देखने को मिलेंगे। फिलहाल देखिए कैजुएरिना की बात करें तो कैजुएरिना का जो वर्तमान उपयोग है यह प्रमुखतया कागज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल में वैकल्पिक रूप में कैजुएरिना का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन या फिर बिजली उत्पादन के लिए भी प्रयोग में लाया जा रहा है, और भारत के तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उगाए जाने वाला एक पौधा है, और इसकी शुरुआत भारत में जो है 19वीं सदी के दौरान हुई थी। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अब तक जो है लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में इस वृक्ष की खेती की जा रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हरियाणा में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित सिंचाई नहरों में से कौन सी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए भाखड़ा नहर, सी पश्चिमी यमुना नहर, सी जवाहरलाल नेहरू नहर, या फिर डी गुड़गांव नहर। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी यमुना नहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हरियाणा की। इसका निर्माण जो है वह मुगल काल में हुआ था, और इसका निर्माण जो है वह तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक, भारत के मध्यकाल में इसका निर्माण हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है
इस पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था। यह नहर जो है यमुना के दाहिने किनारे से निकलती, इतना डिटेल में मत जानिए, ठीक है। बात कर लेते हैं भाखड़ा नहर की। तो देखिए भाखड़ा नहर जो है यह पंजाब में सतलुज नदी से निकाली गई है, ठीक है। गुड़गांव नहर और जवाहरलाल नेहरू नहर, गुड़गांव नहर और जवाहरलाल नेहरू नहर, यह दोनों नहर जो हैं वह भी यमुना नदी से निकाली गई हैं। लेकिन विस्तार के मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर अगर हरियाणा विशेष की बात करें तो वह है पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है, जिसका निर्माण तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट परियोजना की बात हो रही, ठीक है। ऑप्शन है ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा या फिर डी महानदी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। पोलावरम परियोजना का निर्माण जो है वह गोदावरी नदी में आंध्र प्रदेश में करवाया जा रहा है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना का निर्माण करवाया जा रहा है। यह परियोजना जो है 3 राज्यों के मध्य विभाजित है। किसके किसके मध्य बताइए? 4 राज्यों के मध्य। उड़ीसा, याद रख लीजिएगा नाम, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और सबसे अंत में अपना आंध्र प्रदेश, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य इस परियोजना के कारण विवाद भी उत्पन्न हो गया। देखिए कावेरी नदी पर एक अन्य परियोजना है मेट्टूर परियोजना, जिसका निर्माण जो है तमिलनाडु में किया जा रहा है। कावेरी नदी की ही बात हो रही है, ठीक है, कावेरी नदी की। अभी गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना थी, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में एक योजना बनाई जा रही है जिसका नाम है मेट्टूर परियोजना, ठीक है। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर, कहाँ पर? कर्नाटक में कृष्णा नदी पर जो योजना बनाई जा रही है उसका नाम है शिव समुद्रम। क्या नाम है? शिव समुद्रम परियोजना, ठीक है। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पर, किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में इस योजना को बनाया जा रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश में जो है कृष्णा नदी में ही नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो है अगर महानदी की बात करें तो महानदी में जो है हीराकुंड परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। और कृष्णा नदी की एक अन्य परियोजना के बारे में बात कर लें। कृष्णा नदी कई परियोजना है, तो देखिए कृष्णा नदी पर एक और परियोजना है श्रीशैलम परियोजना। बहुत बार नाम सुनते होंगे आप लोग। कौन सी परियोजना? श्रीशैलम परियोजना। कहाँ पर है बनाई जा रही, किस नदी पर? तो यह बनाई जा रही कृष्णा नदी पर। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में श्रीशैलम परियोजना का संचालन किया जा रहा है। वहीं कृष्णा नदी पर एक अन्य परियोजना है जिसका नाम है अलमट्टी। सारा जान लीजिए, ठीक है। कृष्णा नदी पर एक अन्य परियोजना है अलमट्टी, ठीक। कहाँ कौन कौन से राज्यों के लिए यह योजना बनाई जा रही? तो यह बनाई जा रही महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। अलमट्टी परियोजना कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के लिए। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में कृष्णा नदी पर, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में, पोलावरम भूल गए होंगे आप लोग हमें लग रहा है। पोलावरम जो है वो गोदावरी नदी में आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? ए आर्कियन समूह की चट्टानें, बी धारवाड़ समूह की चट्टानें, सी कुडुप्पा समूह की चट्टानें या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। कुडुप्पा समूह की चट्टानें आपको पेनगंगा और गोदावरी नदी घाटियों के निम्न भागों में देखने को मिलेंगी, ठीक है। कुडुप्पा क्रम की चट्टानें नदियों के गहरे बेसिनों में पाई जाती हैं। पेनगंगा तथा गोदावरी घाटी के निम्नवर्ती भागों में आपको देखने को मिलेंगी। उड़ीसा की तलचर श्रेणियाँ हो, चाहे नर्मदा एवं सोन का ऊपरी हिस्सा हो, और इसके अलावा अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी क्षेत्र में भी आपको जो है, या फिर अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में भी आपको कुडुप्पा समूह की चट्टानें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही क्रम है? ए धारवाड़, अरावली, विंध्य, कुडुप्पा, बी अरावली, धारवाड़, कुडुप्पा, विंध्य,
सी विंध्य धारवाड़ अरावली कुडुप्पा या फिर डी कुडुप्पा विंध्य धारवाड़ और सबसे अंत में अरावली। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले अरावली क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ या फिर अरावली पहाड़ी का निर्माण हुआ। यह आर्कियन क्रम की चट्टान है, ठीक है। और कैसी पर्वत श्रेणी है, तो वलित पर्वत है। आर्कियन क्रम की वलित पर्वत है अरावली और विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ठीक है। इसके बाद विभिन्न क्रमों का निर्माण हुआ, जैसे कि धारवाड़, कुडुप्पा और विंध्य, ठीक है। सभी का क्रम एक के बाद एक है, ठीक। अरावली, फिर धारवाड़, फिर कुडुप्पा और फिर सबसे अंत में विंध्य। हालांकि अरावली, धारवाड़, कुडुप्पा एवं विंध्य इन सब का निर्माण जो है वह प्री कैम्ब्रियम कल्प में ही हुआ था। कब? प्री कैम्ब्रियन कल्प के विभिन्न भागों में इन सभी पर्वत श्रेणियों या फिर सभी चट्टानी क्रमों का निर्माण हुआ था, ठीक है। जिनमें सबसे पहले अरावली, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुडुप्पा और सबसे अंत में विंध्य क्रम का निर्माण हुआ। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं। पहला अक्षांश, दूसरा समुद्र से दूरी, तीसरा देशांतर, चौथा वायुदाब और पांचवा ऊंचाई। बहुत आसान है, पूरा पृथ्वी बना बना के आपको समझा समझा के थक गया था मैं शुरू में, वह 21 से लेकर के 41 तक के प्रश्नों को, जिसके कारण यह टेस्ट सीरीज लंबी चली। ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 5, बी केवल 2, 3, 4 और 5, सी केवल 1, 2, 4 और 5 या फिर डी उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर नहीं प्रभावित करता है। देशांतर कौन सा होता है बताइए? ये वाला जो खड़े खड़े होता है। मेरी तो पृथ्वी ही उल्टी बन गई है। फिर से बना देता हूँ। देखिए, ये वाली जो रेखा होती है ना, जो सीधे सीधे आ रही, ये नहीं प्रभावित करती है, बल्कि अक्षांश जो 90, 60, 0 ये वाले हैं, ये प्रभावित करते हैं। समुद्र से दूरी, वायुदाब, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण, यह सभी जो है उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। प्रमुख कारण जो है वह 6 हैं जो जलवायु को प्रभावित अथवा नियंत्रित करते हैं, जिनमें आपको अक्षांश, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, ऊंचाई और उच्चावच लक्षण देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है पंजाब, ठीक है। राज्यों को देख लीजिए एक बार, फिर कूट की तरफ चलते हैं सीधा। तो इसका जो कूट है वह है ऑप्शन ए में केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। चलिए फिर से आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। यहाँ पर फिर से आते हैं नीचे हम लोग, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया है कि नहीं। देखिए क्या था ऑप्शन में बताइए? 1, 2, 3 गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन क्षेत्रों में आपको काली मृदा देखने को मिलेगी। देखिए, दक्कन के पठार के बारे में आपको बताया गया कि शुरू में ही जो काली मृदा है वह दक्कन के पठार के क्षेत्रों में देखने को मिलती है, दक्कन के पठार के दक्षिण और पूर्वी भागों में। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है। देखिए, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के अलावा आपको काली मृदा जो है वह गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भागों में देखने को मिलती है। वहीं गोदावरी और कृष्णा, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा नदियों के भागों में भी आपको यह काली मृदा देखने को मिलेगी, ठीक है। और दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में तो आपको काली मृदा और गहनता के साथ देखने को मिलेगी, जिनको बोला जाता है गहरी काली मृदा। कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए भारतीय क्षेत्र के जरा बताइए तो, याद है जिसको जिसको, कमेंट करिए। देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश या फिर डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न आसान है, हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हैं, 2019 की रिपोर्ट है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत के सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र जो है वह है मध्य प्रदेश में। अगर बात करें कुल वन आच्छादित क्षेत्रों की, तो भारत में कुल जो वन आच्छादित क्षेत्र है, जिसमें वनों और वृक्षों को दोनों को शामिल यदि कर लिया जाए, तो इनका क्षेत्र हो जाएगा 8,60,000
8,07,276। ठीक है, कितना? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करें या फिर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में यह क्षेत्रफल जो है वह लगभग है 24.56%। जिनमें अब यदि निकाल दें, वृश्चिक के क्षेत्रों को निकाल दें, तो जो वनों का कुल क्षेत्र है वह है 7,12,249, और यदि प्रतिशत में बात करें तो यह है 21.67%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, भारत में पहली बार जो है कब किया गया था वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन, और प्रत्येक वर्ष किया जाता है या 2 वर्ष में किया जाता है या 3 वर्ष में किया जाता है, यह ज़रा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि आर्कटिक जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं। आर्किड है, आर्कटिक नहीं है। ठीक है, आर्किड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं। ए है वर्षा वन, बी है मानसूनी वन, सी भूमध्य सागरी वन, या फिर डी शंकुधारी वन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्कटिक जो कि एक परजीवी पौधा है वह जो है वर्षा वनों में हमको देखने को मिलता है। वास्तव में होता क्या है कि वर्षा वन प्रदेशों में इतनी ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ की भूमि पर जो है अंधेरा छा जाता है। वहाँ के वृक्ष काफ़ी ऊंचे ऊंचे भागों तक चले जाते हैं। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पर चले जाते हैं, और इस कारण यह वृक्ष जब आपस में सटे होते हैं तो ऊपर एक छतनुमा जो है वह आकृति बन जाती है। इस कारण सूर्य की किरणें जो है वह सीधे भूमि पर नहीं पड़ पाती हैं। तो यहाँ पर वे ही पौधे उग सकते हैं जो है छाया में ग्रोथ करने की क्षमता, या फिर जिनकी छाया में बढ़ने की क्षमता हो। भूमि किस प्रकार की हो जाती है? भूमि जो है प्रकाश रहित और नम युक्त हो जाती है। ठीक है, तो आर्कटिक कुछ उसी प्रकार का पौधा, आर्किड जो है वह कुछ उसी प्रकार का पौधा है जो इन वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ, प्रकाश की तरफ बढ़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए, मानसून ब्रेक या फिर मानसून बर्स्ट केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है। ए जून का पहला सप्ताह, बी मई का पहला सप्ताह, सी मार्च का पहला सप्ताह, या फिर डी जुलाई का पहला सप्ताह। आप लोग आंसर दें इसके पहले मानसून ब्रेक या फिर मानसून बर्स्ट को जान लीजिए, दोनों एक ही नाम है। होता क्या है कि मानसून की शुरुआत में ही कुछ बारिश हो जाती है, अचानक से काफ़ी तेज़ वर्षा होती है और लगातार वर्षा होती है, लेकिन जल्द ही यह वर्षा कुछ समय के लिए रुक जाती है और फिर कुछ दिनों बाद से वर्षा या फिर मानसून शुरू हो जाता है। तो इसी बीच के गैप को बोला जाता है मानसून ब्रेक या फिर मानसून बर्स्ट। तो अब बताइए कि भारत के केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में यह मानसून बर्स्ट की अवधि कब से कब तक होती है। चल, इसका जो सही आंसर है वह है जून का, ऑप्शन ए। जून के पहले सप्ताह में आपको केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में मानसून ब्रेक या फिर मानसून बर्स्ट की अवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, और जबकि देश के आंतरिक भागों की बात करें तो देश के आंतरिक भागों में आपको जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून ब्रेक की स्थिति देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लवण युक्त मृदा में प्रमुखता से पाए जाते हैं। पहला सोडियम सल्फेट, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा सोडियम कार्बोनेट। नीचे कूट दिया हुआ है और आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, या फिर डी उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, लवण युक्त मृदा में आपको जो है सोडियम, पोटेशियम, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम आदि चीज़ें भी पाई जाती हैं, लेकिन इस मृदा में आपको सोडियम कार्बोनेट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल बस इतना ही है इसमें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर से बता दूं, देखिए लवण युक्त मृदा में आपको सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम और साथ ही साथ पोटेशियम देखने को मिलता है अधिक मात्रा में। ठीक है, इनका अनुपात जो है वह लवण युक्त मृदा में अधिक होता है। इसके बाद कैल्शियम आदि भी
इस मृदा में पाई जाती हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में इस मृदा में सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के जो है क्या कहेंगे, इस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इस मृदा में पाए जाते हैं या पोषक तत्व तो इस मृदा में पाए जाते हैं, इस कारण यह मृदा जो है वह अनउर्वर होती है, मतलब उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, तो उपजाऊ नहीं है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति का हमें अभाव देखने को मिलता है, जो मृदा लवण युक्त हो जाती है। नेक्स्ट, शतक लगाते हुए हम लोग, निम्न में से किस क्षेत्र में चट्टानी पदार्थों का रासायनिक अपक्षय या फिर केमिकल वेदरिंग सबसे अधिक प्रभावी है? ए लद्दाख, बी उदयपुर, सी पश्चिमी घाट, डी सुंदरवन। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए जहाँ पर गर्म और आर्द्र जलवायु होगी, ठीक है, किस प्रकार की, गर्म और एवं लिखिए, गर्म एवं आर्द्र प्रकार की जलवायु होगी, वहाँ पर हमको केमिकल वेदरिंग या फिर रासायनिक अपक्षय देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत में सिंचाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए वर्षा का असमान वितरण, बी खाद्यान्न की उत्तरोत्तर मांग, सी नए व उत्तम बीजों का अधिकाधिक प्रयोग, या फिर डी उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत में सिंचाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले उपर्युक्त सभी कारण हैं। भारत में एक समान वर्षा कहीं भी नहीं होती है, आप लोग जानते हैं, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न था। और खाद्यान्न की उत्तरोत्तर मांग बढ़ती जा रही, तो फिर सिंचाई व्यवस्था भी अधिक गहनता से शुरू हो गई, इस कारण सिंचाई भी, इस कारण जो है भूमिगत जल भी वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और साथ ही साथ नए और उत्तम बीजों का अधिकाधिक प्रयोग भी किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी की डिमांड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखते हैं सीधा हम लोग। कोंकण रेलवे रोहा से मंगलौर तक विस्तृत है। दूसरा, इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। तीसरा, यह केरल, कर्नाटक तथा तेलंगाना को आपस में जोड़ता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोंकण रेलवे जो है वह रोहा से मंगलौर तक विस्तृत है और इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। ठीक है, महाराष्ट्र में है यह रोहा स्टेशन। ठीक है, और मंगलौर में है कर्नाटक। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलौर तक विस्तृत है और इस रेलवे की कुल लंबाई जो है वह 760 किलोमीटर है। हालांकि यह रेलवे जो है वह केरल से नहीं गुजरती है। ठीक है, केरल नहीं, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना भी यहाँ पर है। ठीक है, गोवा, कर्नाटक, और मुख्यतया यह रेलवे जो है वह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को आपस में जोड़ता है, तेलंगाना को भी नहीं। ठीक है, किसको किसको, मुझे लगा यहाँ पर कर्नाटक दिया, अच्छा महाराष्ट्र नहीं दिया। ठीक है, गोवा, महाराष्ट्र, थोड़ा सा ना होता है ध्यान इधर उधर गया नहीं कि प्रश्न गया। ठीक है, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक को यह रेलवे मुख्यतः आपस में जोड़ती है। ठीक है, कौन सी रेलवे, कोंकण रेलवे, जिसका विस्तार जो है या फिर जिसके पहले स्टेशन की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से और यह जाता है कर्नाटक के मंगलौर या फिर मंगलुरु स्टेशन तक। नेक्स्ट यहाँ बताइए कि निम्न पर कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पीट मृदा तटीय क्षेत्रों में जल भराव वाले स्थानों में पाई जाती है। दूसरा, पीट मृदा का विस्तार राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में अधिकांशतः है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है, कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी न तो 1 न ही 2, या फिर डी 1 और 2 दोनों। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पीट मृदा जो होती है यह तटीय क्षेत्रों के जल भराव वाले स्थानों में मिलती है। ठीक है, अब जब इस प्रकार की कथन सही हो गया तो दूसरा वाला जाहिर है गलत हो गया, क्योंकि राजस्थान में आपको किसी भी प्रकार का तटीय क्षेत्र देखने को नहीं मिलता। ठीक है, पीट मृदा जो है वह काली होती है
भारी भी होती है, वजन भी ज़्यादा होता है, और यह अम्लीय भी होती है। ठीक है, पीट मृदा जो है वह काली भी होती है, भारी भी होती है और अम्लीय भी होती है। यह तटीय एवं आर्द्र क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है, तट का किनारा है तो वह आंध्र प्रदेश भी होता है। ठीक है, इस मृदा का विस्तार जो है वह मुख्यतया केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में आपको पीट मृदा देखने को मिलती है मुख्य रूप से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मैग्नीज का प्रयोग माचिस उद्योग, फोटोग्राफी, शुष्क बैटरी आदि में किया जाता है। दूसरा, भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी न तो एक न तो दो, या फिर डी एक और दो दोनों। बताइए कौन सा सही है। ए केवल एक है, बी केवल दो है, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि केवल और केवल पहला कथन सही है। मैग्नीज का उपयोग जो है माचिस उद्योग, फोटोग्राफी और शुष्क बैटरी आदि बनाने में किया जाता है। भारत में मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादन है वह राजस्थान में नहीं है। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। दूसरा, अभ्रक का उपयोग मोटर गाड़ी, चश्मा, डायनेमो आदि बनाने में होता है। तीसरा, यह आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल दो, या फिर डी एक, दो और तीन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। ठीक है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में नहीं होता है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा जब अगर भंडारण की बात करें तो भारत में अभ्रक का जो सर्वाधिक भंडारण है वह आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर स्थान आता है महाराष्ट्र का। लेकिन उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, भंडारण और उत्पादन में अंतर क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में, जहाँ जहाँ भंडारण ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं, लेकिन ये इन्हें जो है उत्पादित या फिर मार्केट में नहीं ले आते हैं। जबकि आंध्र प्रदेश द्वारा सर्वाधिक रूप से इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किसका, अभ्रक का। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश में है, और सर्वाधिक भंडारण की बात करें तो सर्वाधिक भंडारण वह जो है राजस्थान में है। ठीक है, अभ्रक का प्रयोग मोटर गाड़ी, चश्मा, डायनेमो आदि बनाने में किया जाता है। इसके अलावा वायरलेस ट्रांसमिशन में भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुचालक, ईंटों के निर्माण, हवाई जहाज और इसके अलावा वायरलेस ट्रांसमिशन में भी अभ्रक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर टिक करिए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। काकरापारा जो है परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वह जो है गुजरात राज्य में स्थित है, न कि तेलंगाना में। ठीक है, काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो यह है गुजरात में। रावतभाटा परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान में है। कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र दो के दोनों जो है वह तमिलनाडु में है। ठीक है, कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में है, रावतभाटा राजस्थान में है, और काकरापारा गुजरात राज्य में स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र या परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है, यहाँ ग्रह लिख दिया इन्होंने। चलिए, यहाँ बताइए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। ऑप्शन है ए, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं असम के पकामू में खोदा गया था। बी, नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में स्थित है। सी, अंकलेश्वर जो खनिज तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है गुजरात राज्य में स्थित है। और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर डी कि विश्रामपुर तेल शोधनशाला राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए, फिलहाल इन्हीं दो में से बता दीजिए कि कौन सा कथन जो है वह असत्य है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, विश्रामपुर तेल शोधनशाला जो है वह
विश्रामपुर तेल शोधन क्षेत्र कहिए, तेल शोधन साला पता नहीं यहाँ पर क्यों इन्होंने लिख दिया था। विश्रामपुर तेल शोधन क्षेत्र जो है वह राजस्थान राज्य में नहीं, विश्रामपुर तेल शोधन क्षेत्र जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। रिफाइनरी, ठीक है, तेल शोधन यानी कि रिफाइनरी सेंटर, और यह जो है तेल शोधन के लिए नहीं, यह जो है एक कोयला क्षेत्र है। ठीक है, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह जो है कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, न कि तेल की रिफाइनरी के लिए। इसके अलावा अंकलेश्वर जो है वह खनिज तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हो सकता है आप लोग भूल जाते हो बार बार, कि भारत में जो सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं है वह असम के पकामू में खोदा गया था और नूनमाटी तेल रिफाइनरी जो है वह असम राज्य में ही स्थित है। नूनमाटी तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? यह स्थित है असम राज्य में। ठीक है, आइए यहाँ बताइए। पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में अधिकांश कोयला धारवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा, झरिया तालचेर कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा असत्य है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी न तो एक न ही दो, या फिर डी दोनों। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। देखिए, कोयला उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात करें तो वह जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, यहाँ पर असत्य की बात की गई। गोंडवाना जो है, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, फिर गोंडवाना क्रम, एक सेकंड में थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ तो क्या है ना, लगातार बोलते रहने में थोड़ा सा पानी वानी कुछ ना कुछ पीना चाहिए। बॉटल से पानी ख़त्म हो चुका था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह तो आपको बता दिया गया है। कौन सा सही आंसर है बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहला कथन जो है वह गलत है। भारत का जो अधिकांश कोयला है वह धारवाड़ क्षेत्र में नहीं, भारत में जो अधिकांश कोयला है वह भारत के गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। और भारत में झरिया, तालचेर आदि जो है प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र भी हैं। कमेंट में ज़रा बताइएगा कि यह झरिया और तालचेर किस राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ इनके भंडार हैं, और शीर्ष भंडार के बारे में बताना है कि कहाँ कहाँ पर शीर्ष भंडार है इन खनिजों का। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ज़रा अपना आंसर टिक करिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी बात करते हैं सभी के बारे में। देखिए, मैग्नीज का जो सर्वाधिक भंडारण है उसमें उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। ठीक है, मैच नहीं कराना है, मैं बस बता रहा हूँ कि मैग्नीज का जो सर्वाधिक, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। मैग्नीज का जो सर्वाधिक भंडार है ना, वह जो है उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर स्थान आता है कर्नाटक और महाराष्ट्र का, और कर्नाटक और मध्य प्रदेश का। मैग्नीज के भंडारण में दूसरे नंबर पर स्थान आता है कर्नाटक का और तीसरे पर स्थान आता है मध्य प्रदेश का। जबकि अगर मैग्नीज के उत्पादन की बात करें तो मैग्नीज का जो उत्पादन है वह सर्वाधिक किया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा। इसके बाद दूसरे नंबर पर स्थान आता है महाराष्ट्र का और तीसरे नंबर पर स्थान आता है उड़ीसा का। ठीक है, मैग्नीज के भंडारण में पहले नंबर पर स्थान है उड़ीसा का, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर मध्य प्रदेश है। तो वहीं मैग्नीज के उत्पादन में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे क्रम पर उड़ीसा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। बाकी अन्य सभी सही सुमेलित हैं। बॉक्साइट जो है वह उड़ीसा में, तांबा राजस्थान और क्रोमाइट में उड़ीसा। यहाँ बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ उत्पादन में प्रथम कौन कौन से राज्य हैं, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी वीडियो पॉज करना ही है आपको और प्रश्नों को बारीकी से सभी ऑप्शंस को पढ़ना है। देखिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। देखिए, नहीं पॉज करते तो ज़रूर पॉज किया करिए। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प होती है, जब चीज़ें आप पढ़े रहेंगे तो उनको समझने में और आसानी होती है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ नहीं है। कोयला के उत्पादन में प्रथम राज्य है उड़ीसा और दूसरे स्थान पर नंबर आता है छत्तीसगढ़ का और तीसरे स्थान पर नंबर आता है झारखंड का। ठीक है, कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर उड़ीसा, दूसरे पर छत्तीसगढ़ और तीसरे पर झारखंड है। वहीं बात करें अगर कोयला के भंडारण की, अभी उत्पादन की बात कर रहे थे, ठीक है,
तो कोयला के भंडारण की अगर बात करें तो कोयला के भंडारण के क्रम में पहले स्थान पर आता है झारखंड, दूसरे स्थान पर आता है ओडिशा और तीसरे स्थान पर आता है छत्तीसगढ़। थोड़ा सा उल्टा है, उल्टा पुल्टा। कोयला के उत्पादन में प्रथम राज्य है ओडिशा, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर झारखंड है। वहीं कोयला का सर्वाधिक भंडारण भारत में झारखंड, उसके बाद ओडिशा और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बाकी अन्य खनिजों के बारे में बात करें तो अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है, हीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है वह मध्य प्रदेश है और लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पर ओडिशा राज्य है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सेम प्रश्न कौन सा सुमेलित है पूछा जा रहा है इसमें। बस एक तरफ कंपनियां हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य हैं। तो बताइए वीडियो को पॉज करके कि कौन सा सुमेलित है। चलिए यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नालको जो है वह उड़ीसा में है, इसके अलावा बालको जो है वह कोरबा में है। कहाँ पर? बालको जो है वह कोरबा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बालको कोरबा में छत्तीसगढ़ में है, जो कि छत्तीसगढ़ में है कोरबा। ठीक है, बालको छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। मालको जो है वह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, मालको तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। हिंडाल्को जो है वह उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है, या फिर रेणुकूट भी बोला जाता है इसको, या रेणुकूट भी बोला जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को जो है वह रेणुकूट में स्थित है। बालको छत्तीसगढ़ के कोरबा में, मालको तमिलनाडु के चेन्नई में, हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में और सबसे अंत में नालको जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ बताइए कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। पहला ए कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए एक अनुषंगी पत्तन के रूप में विकसित किया गया। कभी भी प्रश्नों के बीच में पैराग्राफ आए तो पहले अपना जो पैराग्राफ कह रहा हूँ ब्रैकेट आए तो पहले अपने प्रश्न को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उस पैराग्राफ को देखिएगा। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह का एक अन्य नाम है न्याहवा सेवा पत्तन। ठीक है, नेक्स्ट, कांडला पत्तन एक ज्वारी पत्तन है, यह मुख्यतः पेट्रोलियम आयात के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन सी है कि पारादीप पत्तन को मुख्यतः लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर डी है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इस बंदरगाह से आयात से ज़्यादा निर्यात किया जाता है। बताना है आपको कि कौन सा कथन जो है वह असत्य है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को जो है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया था, या फिर मुंबई बंदरगाह के एक अनुषंगी पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। वहीं चेन्नई पोर्ट या फिर चेन्नई बंदरगाह के बोझ को दबाव को कम करने के लिए एन्नोर पत्तन का विकास किया गया था, न कि जवाहरलाल पत्तन का। ठीक है, एन्नोर पोर्ट का विकास किया गया था चेन्नई बंदरगाह पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए, ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए। तो जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट का निर्माण किया गया मुंबई पोर्ट के प्रेशर को या फिर ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए। बाकी सभी कथन सही हैं। फिर से मैं इनको पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए, कांडला कहाँ पर है, इसकी लोकेशन आप कमेंट बॉक्स में डालिए। कांडला पोर्ट कहाँ पर है, ये जो कि एक ज्वारीय पत्तन है, ध्यान दीजिएगा, ज्वारीय पत्तन है और मुख्यतः पेट्रोलियम आयात के लिए प्रसिद्ध है कांडला पत्तन। ये वाला स्टेटमेंट नहीं अभी याद रखेंगे चलेगा। दूसरा, पारादीप पत्तन मुख्य रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। कहाँ पर है कमेंट करिए, पारादीप पोर्ट। और सबसे अंत में विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इस बंदरगाह से आयात से ज़्यादा निर्यात किया जाता है। तो किन किन वस्तुओं का प्रमुखतया निर्यात किया जाता है यह भी आप कमेंट में बताइए। नीचे 2 सूचियाँ दी हुई हैं, ठीक है, इनको आपको सुमेलित करना है। तो वीडियो को पॉज करके सूचियों को सुमेलित कीजिए, फिर मैं आपको विकल्पों पर ले चलता हूँ। चलिए, इनके विकल्प हैं ये। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4 और 3। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखिए शिवकाशी अपने माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और शिवकाशी जो है वह तमिलनाडु राज्य में है। उत्तर प्रदेश का मोदी नगर रबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब का जालंधर जो है वह खेलों के सामान के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे अंत में हरियाणा का पानीपत जो है वह हथकरघा या फिर टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर से जान लीजिए, तमिलनाडु का शिवकाशी जो है वह माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है
उत्तर प्रदेश का मोदी नगर जो है रबड़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पंजाब का जालंधर क्षेत्र खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। और हरियाणा का पानीपत जो है वह हथकरघा या फिर टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, मक्का, मूंग, मूंगफली यह सभी खरीफ की फसलें हैं। दूसरा, गेहूं, ज्वार, बाजरा रबी की फसलें हैं। तीसरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी ये जायद की फसलें हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। देखिए गेहूं यहाँ पर गलत दे दिया गया है। गेहूं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर जो है ज्वार को गलत दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ज्वार को और बाजरा को गलत दे दिया गया। ज्वार और बाजरा ये दोनों खरीफ की फसलें हैं। और मक्का, मूंग, मूंगफली आदि भी, जैसे कि मक्का, मूंग, मूंगफली, धान, सनई, जूट यह सभी जो है वह खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा बात करें अगर रबी की प्रमुख फसलों की, तो रबी की फसलों में आपको देखने को मिलेंगे गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, अलसी। इसके अलावा बताइए कमेंट करके कि गेहूं के साथ साथ और कौन से फसल बोए जाते हैं। और जायद की फसलों में मक्का, तरबूज, खरबूज, ककड़ी वो सब जो पानी वाली ज़्यादा फसलें होती हैं ना, वे जो है जायद की फसलें होती हैं। रबी और खरीफ के बीच में जायद की फसलों की खेती की जाती है। रबी और खरीफ के बीच का जो भाग होता है उनमें जायद की फसलों की खेती की जाती है। यहाँ पर भी सूचियाँ दी हुई हैं, इनका आपको मिलान करना है। तो जल्दी से सूचियों को देखिए वीडियो को पॉज करके और मिलान कर लीजिए। थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं बड़ा कर देता हूँ। चलते हैं सीधा विकल्पों की तरफ। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 3। आइए मैं फिर से मिलान कर देता हूँ। देखिए यह जो है एक तरफ पहाड़ी क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। डलही राजहरा की पहाड़ी जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाबा बूदन की पहाड़ी जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। संदूर की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी कर्नाटक राज्य में ही। और सबसे अंत में नोआ मंडी की पहाड़ी आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। फिर से देख लीजिए, डल्ली राजहरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य में है। बाबा बूदन की पहाड़ी जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। संदूर की पहाड़ी भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। और सबसे अंत में नोआ मंडी जो है यह झारखंड में स्थित है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल या फिर डेयरी प्रोडक्ट है और दूसरी तरफ उनके उत्पादन में शीर्ष स्थान है। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से मैच कराइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए मांस के उत्पादन में शीर्ष स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यूपी जो है वह मांस के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर आता है नंबर पश्चिम बंगाल का। ठीक है, PB। ठीक, उत्तर प्रदेश के बाद मांस के उत्पादन में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। वहीं दूध के उत्पादन के शीर्ष राज्यों की बात करें तो दूध के उत्पादन में शीर्ष स्तर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद स्थान आता है राजस्थान का दूसरे नंबर पर। और राजस्थान के बाद स्थान तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश का। दूध के उत्पादन में बात करें अंडा के उत्पादन की, तो अंडा के उत्पादन में शीर्ष स्तर पर नाम आता है आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश के बाद स्थान आता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के बाद स्थान आता है तेलंगाना का। ठीक है, वहीं आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। और सब्जी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर या शीर्ष पर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बताइए, सुमेलित करना है। एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं। ऑप्शन है ए चावल, ये तो आपको पढ़ना रहता है ना वीडियो को पास करके। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह क्या कहते हैं, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह कर्नाटक राज्य में किया जाता है। ठीक है, बाकी अन्य सभी कथनों के बारे में जानते हैं। देखिए चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र।
अच्छा गन्ने का बताइए, गन्ने का देखिए, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में। और सबसे अंत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है राजस्थान में। फिर से बता देता हूँ मैं, कंफ्यूज मत होइए। देखिए, चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है महाराष्ट्र। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सर्वाधिक गन्ने का सर्वाधिक मध्य प्रदेश नहीं, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। और सबसे अंत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। और यहाँ पर आपको ज्वार का दिया है कि ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है कर्नाटक राज्य में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला, भारत में पंजाब राज्य चावल एवं गेहूं उत्पादकता में प्रथम स्थान पर है। दूसरा, दाल उत्पादन, उत्पादकता एवं फसल क्षेत्र तीनों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी केवल न तो एक न तो दो, या फिर डी एक और दो दोनों। देखिए, उत्पादन, उत्पादकता और फसल क्षेत्र तीनों में अंतर जान लीजिए। उत्पादन तो आपको बता दिया गया कि सर्वाधिक मात्रा में वहाँ पर उत्पादन या फिर सर्वाधिक मात्रा में वहाँ पर वह फसल होती है। ठीक है। उत्पादकता क्या होता है? उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नापा जाता है। जैसे मान लीजिए कि दाल सब जगह बोई जा रही है, एक इस खेत में बोई जा रही है, एक इस खेत में बोई जा रही है। यहाँ पर भी 1 हेक्टेयर में लगाई गई, यहाँ पर भी 1 हेक्टेयर में लगाई गई है। इस 1 हेक्टेयर में दाल जो है वह हुई 4 कुंटल। ठीक है। और इस हेक्टेयर में वह दाल जो हुई वह हुई 5 कुंटल। तो सर्वाधिक उत्पादकता किस खेत की हुई? तो सर्वाधिक उत्पादकता हुई इस 5 हेक्टेयर वाले खेत की। ठीक है। और फसल क्षेत्र जो है आपको पता है कितने बड़े एरिया में इसको बोया गया। ठीक है। तो सर्वाधिक बड़े एरिया में राजस्थान। इसका जो आंसर अभी बताइए पहले आप। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है, असत्य कथन बताना है आपको ना, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। गेहूं के बारे में आपको बताया गया कि गेहूं जो है वह सर्वाधिक उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और जबकि चावल के उत्पादन में प्रथम या शीर्ष पर है वह है पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर प्रश्न में कुछ गलती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। पहला कथन गलत है और बाकी जो है दूसरा कथन सही है। दाल के उत्पादन, उत्पादकता और फसल क्षेत्र इन सब में जो है उत्तर प्रदेश का शीर्ष, मध्य प्रदेश का शीर्ष स्थान है। ठीक है। रुकिए, देखिए, मैंने यहाँ पर आपको उत्पादन, उत्पादकता बताया, यहाँ पर उत्पादकता पूछी गई है। ठीक है। इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी ही है। न तो एक न तो दो, दोनों के दोनों कथन जो है वह सही हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जो है क्रमशः गेहूं और क्रमशः जो है चावल और गेहूं के उत्पादन में प्रथम है। ठीक है। उत्पादन में प्रथम है, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन उत्पादकता की बात करें, वो जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाली हमारी बात हो रही थी, प्रति हेक्टेयर कहाँ पर ज़्यादा होता है? तो प्रति हेक्टेयर पंजाब राज्य में चावल और गेहूं का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। इस कारण पंजाब राज्य की उत्पादकता जो है वह प्रथम या फिर शीर्ष है अन्य सभी राज्यों में। ठीक है। और वहीं मध्य प्रदेश जो है वह दाल के उत्पादन, उत्पादकता एवं फसल क्षेत्र तीनों में पहले स्थान अथवा शीर्ष स्थान पर आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर टिक करिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण तट रेलवे जो है, इसका जोन सिकंदराबाद में नहीं है। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय जो है वह विशाखापट्टनम में है। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। इसकी घोषणा अभी हाल ही में फरवरी 2019 में की गई। वहीं बाकी अन्य की बात करें तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित है। एक तरफ इस्पात केंद्र है और दूसरी तरफ उन इस्पात केंद्रों में सहयोगी देशों के बारे में बताया गया है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। देखिए,
वीडियो को पॉज करके ऐसे आंसर लगाया करिए भाई। अब तक आपने पॉज करके आंसर भी लगा लिया होगा कुछ लोगों ने, कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे होंगे, यहीं पे सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भिलाई संयंत्र, भिलाई इस्पात केंद्र और बोकारो, कहाँ गया, भिलाई और बोकारो, यह दोनों इस्पात केंद्र जो है यह सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है। वहीं दुर्गापुर स्टील प्लांट को ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है, तो राउरकेला स्टील प्लांट को जो है जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट को सोवियत संघ के सहयोग से, राउरकेला इस्पात केंद्र को जो है जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर इस्पात सेंटर या फिर स्टील प्लांट को जो है वह ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि प्रवाल भित्तियों से जुड़े गलत कथन की पहचान कीजिए। इसके बारे में सारी चीज़ें आपको अभी शुरू में ही बता दी गई थी, तो आसानी से आप लोग टिक कर लेंगे। पहला ए कि इनके विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का औसतन तापमान चाहिए। बी इनके विकास के लिए पूर्ण स्वच्छ जल होना चाहिए। सी कोरल के समुचित विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 25 से 30% होनी चाहिए। और सबसे अंत में ऑप्शन डी कि कोरल रीफ का निर्माण मूंगा या कोरल पॉलिप नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है। बताइए कौन सा जो है वह गलत है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले ही आपको इन सारी कंडीशंस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया था शुरुआत में ही। आइए बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी समिति ने किसी भी जाति या समुदाय को एसटी अनुसूचित जाति में शामिल करने वाले मानक निर्धारित किए थे। ए मीणा कमेटी, बी चंदा कमेटी, सी गर्ग कमेटी या फिर डी मीना खरवार कमेटी या समिति। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। 1960 की चंदा समिति का गठन, चंदा समिति ने सिफारिश की थी। किसी भी जाति की या चंदा समिति की सिफारिशों के आधार पर 5 मानक निर्धारित किए गए थे। कितने? 5 मानक निर्धारित किए गए थे किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में या किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए। अनुसूचित जाति ने किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी वर्ष 1960 में। उस कमेटी का नाम था चंदा कमेटी, और इस कमेटी ने जो है 5 ऐसे मानक बताए थे या 5 ऐसी कंडीशन बताई थी जिसके आधार पर किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है। बात करते हैं उन 5 मानकों की, तो उन 5 मानकों में प्रथम स्थान पर आता है भौगोलिक रूप से एकाकीपन, दूसरे स्थान पर आता है विशिष्ट संस्कृति, तीसरे स्थान पर आता है आदिम जाति का लक्षण, चौथे स्थान पर आता है उनका पिछड़ापन, और 5वें स्थान पर आता है संकोची स्वभाव। बारी बारी से इनके बारे में बात करें तो देखिए, पहले स्थान पर जो आता है भौगोलिक एकाकीपन, मतलब वह जो है समाज के अन्य क्षेत्रों से, वे जिस क्षेत्र में रह रहे हों वह जंगलों के बीच में बसा हो या फिर समाज के मुख्य क्षेत्र से अलग हो। ठीक है, इसे कहा गया है भौगोलिक एकाकीपन। इसके अलावा उनकी अपनी एक अलग और विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। तीसरा कि आदिम जाति का जो लक्षण है, क्या आदिम जाति के लक्षण, इसके अंतर्गत होता क्या है? आदिम जाति के लक्षण के अंदर वे खाना बदोश सी जिंदगी जीते हों। ऐसा ना हो कि उनके खेत खेती हो, वहाँ पर ज़्यादा खेती कर रहे हो, ये कर रहे हो सकता है कुछ लोग खेती भी करते हो, कुछ लोग मजदूर की अवस्था में हो, तो या फिर वे जंगल से पत्तियाँ बीनने का काम करते हो, इस प्रकार के लक्षण उनमें विद्यमान हो। पिछड़ापन इसी के साथ आ जाएगा, जो चौथे नंबर का ऑप्शन है पिछड़ापन, वह इसी में आ जाएगा। और संकोची स्वभाव, 5वां जो है वह संकोची स्वभाव है। इसके अंतर्गत यह है कि वे लोग किसी अन्य से, जैसे सामान्य लोगों से बातचीत करने में या समाज के अन्य वर्गों के साथ घुलने मिलने में उनको काफ़ी समय लगता हो, या फिर सामान्यतया वे घुल मिल ना सकते हों। ऐसे सभी मानकों को पूरा करने वाली जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है, और इन सभी मानकों को निर्धारित किया गया था चंदा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के प्रमुख जनजातियों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। पहला, अब युग्म है तो इन्हें आपको ही बताना होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। जो असुर जनजाति है ना, वह झारखंड के सिंहभूम में रहती है। कहाँ पर? झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में रहती है असुर जनजाति। ठीक है, झारखंड के सिंहभूम जिले में रहती है असुर जनजाति। यह जनजाति जो है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है। किस प्रकार की है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रकार की जनजाति है। इनका जो
जो प्रमुख व्यवसाय है वह लोहे को गलाने का है, शिकार करने का है, मछली मारने का है और कृषि भी इनका व्यवसाय है। बाकी अन्य सही सुमेलित है। जो मारिया जनजाति है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहती है। सांसी जनजाति राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में रहती है। तो राजी जनजाति जो है यह उत्तराखंड क्षेत्र में रहती है। चलिए नेक्स्ट बताइए। पूछा जा रहा है कि भारतीय जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से लाए गए प्रमुख अधिनियम के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो युग्म दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। एक तरफ अधिनियम है और दूसरी तरफ सन को दिया गया है। चलिए वीडियो पॉज करके आंसर टिक किया करिए युग्मों से संबंधित या सुमेलित करवाने वाले प्रश्नों को। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। मत्स्य अधिनियम 1997 में नहीं, मत्स्य अधिनियम लाया गया था 1897 में। कब लाया गया था? 1897 में। बाकी अन्य सभी कथन सही सुमेलित है। भारतीय वन अधिनियम को 1927 में लाया गया था। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट को वर्ष 1960 में लाया गया था। और सबसे अंत में खनन एवं खनिज विकास अधिनियम को वर्ष 1957 में लाया गया था। नेक्स्ट यहाँ बताइए, पूछा जा रहा है कि गलत युग्म कौन सा है। एक तरफ जो है सेंटर्स के नाम दिए हुए हैं विभिन्न, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं। चलिए दो आपने देख लिया, यहां पर देखिए बाकी के अन्य दो। चलिए फिलहाल इन्हीं दोनों में से बता दीजिए कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केंद्रीय अंतःस्थलीय मात्स्यिकी केंद्र जो है वह कलकत्ता में नहीं है। केंद्रीय अंतःस्थलीय मात्स्यिकी केंद्र जो है वह पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित है। कहाँ पर? बैरकपुर में। ठीक है, केंद्रीय अंतःस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान क्षेत्र केंद्र या फिर IFRC जो है कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में है IFRC। एक सेकंड रुकिए तो आप लोग, मैंने एक नोट्स बनाई थी इसके बारे में, सभी क्षेत्रों के बारे में, कहाँ कहाँ पर कौन से क्षेत्र हैं। चलिए फिलहाल अभी नहीं दिख रहा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उसे। ठीक है, बाकी अन्य सभी सही सुमेलित हैं। देखिए राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र या फिर NLRS, ठीक है, शॉर्ट में भी याद रखिएगा, NLRC जो है यह कहाँ पर है? नागपुर में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र या फिर CSSRI जो है वह करनाल में स्थित है। और राष्ट्रीय याक यानी कि NYRC राष्ट्रीय याक रिसर्च सेंटर जो है यह केमंग में है या फिर कामेंग में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो चलिए फिर से वीडियो पॉज करिए और सुमेलित करके बताइए। उधर देखिए, उधर मुझे बोलते बोलते बहुत थकाया था आप लोगों ने, अब यहाँ पर आप लोगों की बारी है। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। वेल्स का मैदान जो है यह मैक्सिको में नहीं है। वेल्स घास के मैदान आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। घास के मैदानों के नाम याद कर लीजिए। कुछ प्रमुख घास के मैदान आपको बताऊं तो जो स्टेपीज हैं यहाँ आपको यूरेशिया में देखने को मिलते हैं। प्रेयरी के घास के मैदान आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेंगे। पंपास के घास के मैदान आपको जो है अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे। सवाना घास का मैदान जो है किसका? सवाना घास का मैदान जो है यह आपको अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। वहीं लेनोज जो है या फिर लानोस जो है यह आपको ब्राज़ील में देखने को मिलता है। ब्राज़ील कह रहा हूँ, लेनोज जो है वह ब्राज़ील में नहीं, दक्षिण अमेरिका के वेनुजुएला और गुयाना क्षेत्र में आपको जो है लेनोज घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंपास या कंपास बोला जाता है। ठीक है, यह मिलेंगे आपको ब्राज़ील के क्षेत्र में घास के मैदान। घास के मैदानों को आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दी जाएगी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर किस महाद्वीप में स्थित है? ए आर्कटिक महाद्वीप, बी अंटार्कटिक महाद्वीप, सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या फिर डी यूरोप महाद्वीप। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम है लैम्बर्ट। क्या नाम है? लैम्बर्ट। और यह कहाँ पर स्थित है? यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप के अगर सर्वोच्च बिंदु की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु है विंसन मैसिफ। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु है विंसन मैसिफ। ठीक है,
और एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है अंटार्कटिका में, उसका नाम है माउंट इरेबस। ठीक है, माउंट इरेबस जो है वह इरेबल नहीं इरेबस, यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम लैम्बर्ट, कहाँ पर? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट, इनमें से किन देशों को मिलाकर के बारबरी स्टेट्स कहा जाता है? ए मोरक्को, बी ट्यूनीशिया, सी अल्जीरिया या फिर डी उपरोक्त सभी। देखिए, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और ट्राइपोली या फिर त्रिपोली को मिलाकर के संयुक्त रूप से बारबरी स्टेट बोला जाता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने है, चौथा है त्रिपोली। इन सबको मिलाकर के संयुक्त रूप से बारबरी कहा जाता है। ठीक है, इसका संबंध जो है खलीफा स्टेट से है। ठीक है, यहाँ बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महासागरों की औसत लवणता 35% है। दूसरा, सागरी लवणों में सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम की होती है। कूट है कथन 1 सही है, बी कथन 2 सही है, सी कथन 1 और 2 दोनों सही है और डी दोनों कथन गलत है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन ही सही है। महासागरों की जो औसत लवणता होती है या फिर औसत एवरेज सेलिनिटी जो होती है वह 35% की होती है और इनमें जो सागरी लवणों या फिर सेलिनिटी जो होती है जो वह उनमें जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है वह कौन सा तत्व पाया जाता है बताइए? तो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सागरी लवणों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, लगभग 78%। हालांकि जो है नदियों द्वारा जो अपने साथ जल लाया जाता है उनमें जो है कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, लेकिन आगे चल करके यह नदियों द्वारा लाया गया जो कैल्शियम है इसको जो है सागरी जीव और वनस्पतियां अपने प्रयोग में ला लेती हैं। ठीक है, वे अपने लिए इसका उपयोग कर लेती है और बनता है अंत में सोडियम क्लोराइड, जिसकी मात्रा सागरी जल में 78% की होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे गलत युग्म बताना है आपको, तो यहाँ पर सही आंसर बताइए आप लोग वीडियो को पॉज करके। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान या फिर CCRI जो है यह कोट्टायम में नहीं है, यह है कासरगोड में। कहाँ पर? कासरगोड में। कासरगोड कहाँ पर है? तो कासरगोड केरल में। ठीक है, CCRI या फिर सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह कासरगोड केरल में स्थित है। काफ़ी चर्चा में था, तो याद रखिएगा इसका नाम। इसके अलावा अन्य सभी सही सुमेलित है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी या फिर NII जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान या फिर CBRI जो है यह रुड़की में है और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान या फिर PRI जो है यह गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी एवं पोलैंड की प्राकृतिक सीमा बनाती है? ए डेन्यूब नदी, बी राइन नदी, सी ओडर नदी या फिर डी स्प्री नदी। देखिए, जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है ओडर नदी। ठीक है, ओडर नदी इनके बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हुए अंततोगत्वा बाल्टिक सागर में गिर जाती है। ठीक है, ओडर नदी और बाल्टिक सागर की लोकेशन आप लोग को देखना है मैप में। ठीक है, आइए थोड़ा सा वर्ड वाला फिजिकल खोल लीजिए। फिलहाल अफ्रीका का फिजिकल मैप खोलिए, तो जल्दी से खोलिए। चलिए अफ्रीका का मैप खोल लीजिए और वहाँ पर इन सभी नदियों की लोकेशन आप देखते रहिएगा। ठीक है, इन सभी को आपको इनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में लगाना है, तो इनको आप पढ़िए खुद से। देखिए, ऑप्शन ए में है सबसे बड़ी तंगानिका है, उसके बाद विक्टोरिया, फिर न्यासा, फिर चाड है। बी में है विक्टोरिया, तंगानिका, चाड, फिर न्यास। सी में है विक्टोरिया, तंगानिका, न्यास और चाड और डी में है तंगानिका, न्यास, चाड और विक्टोरिया। चलिए देखिए, इसको बड़े से छोटे के क्रम में बस थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर सी है कि सबसे बड़ी नदी वह विक्टोरिया है, उसके बाद तंगानिका, फिर न्यास और चाड है।
ध्यान में आपको रखना है उत्तर से दक्षिण तक नदियों का क्रम। आप ऊपर देखिए, सबसे ऊपर आपको दिखेगा लेक अल्बर्ट, ठीक है, विक्टोरिया नदी के ऊपर, ठीक विक्टोरिया नदी, लेक अल्बर्ट से ठीक नीचे आपको दिख जाएंगे लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के ठीक नीचे आपको दिखेगा लेक एडवर्ड। लेक एडवर्ड के ठीक नीचे आपको दिखेगा लेक तंगानिका। लेक तंगानिका के ठीक दक्षिण में आपको दिखेगा लेक रुकवा, और लेक रुकवा के ठीक दक्षिण में आपको दिखेगा लेक मेवारू, और लेक मेवारू के ठीक दक्षिण में आपको दिखेगा लेक न्यासा, और लेक न्यासा के ठीक दक्षिण में आपको दिखेगा लेक मलावी। इनको आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में या दक्षिण से उत्तर के क्रम में इन झीलों का क्रम याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 133 की। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में शामिल नहीं है। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है आपको पहले ही करवाया गया है और काफ़ी डिटेल में इन सभी झीलों को लेकर के पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का क्रम भी करवाया गया है। फिलहाल इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिएगा, हम चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ ज्वालामुखी है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान है। तो वो वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से अपना आंसर टिक करिए। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। माउंट हेक्ला जो है वह म्यांमार में नहीं है, ठीक है। माउंट हेक्ला जो है वह आइसलैंड में है, ठीक है। कहाँ पर? माउंट हेक्ला जो है वह आइसलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। देवमंद देखिए ईरान में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कैमरूना जो है अफ्रीका में स्थित एक ज्वालामुखी है, और यह एक अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट कैमरून, ठीक है। इसके अलावा विसुवियस जो है यह इटली का एक सुसुप्त ज्वालामुखी यानी शांत ज्वालामुखी है। विसुवियस इटली में स्थित है, यह एक शांत या सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शंस आपके पास है, जल्दी से टिक लगाइए वीडियो को पॉज करके। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ग्रेट सैंडी जो है यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ग्रेट सैंडी तो ऑस्ट्रेलिया में ही है ना। कौन सा सही सुमेलित है पूछा जा रहा है, सॉरी, कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा गया था। तो ग्रेट सैंडी जो है वह ऑस्ट्रेलिया में ही है। रब अल खली यह जो है सऊदी अरब में है। दस्त कबीर मरुस्थल जो है यह आपका ईरान में, ठीक है। एक तरफ मरुस्थल है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश हैं, ठीक है। तो रब अल खली मरुस्थल जो है वह सऊदी अरब में है। दस्त कबीर मरुस्थल ईरान में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कुछ अन्य मरुस्थल की बात करें तो वहाँ पर आपको सिम्पसन, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल देखने को मिलते हैं। और सबसे अंत में जो तकला मकान मरुस्थल है यह आपका चीन में स्थित है, ठीक है। तकला मकान चीन में स्थित है। जरा गोबी मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल बताइए कहाँ पर स्थित है, और एक अन्य अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ बताइए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही नहीं है। एक तरफ जो है नहरों को दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित चीज़ों को दिया गया है। इन सभी नहरों को करवाया भी गया था। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सभी नहीं, सू नहर को करवाया गया था बस, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को अरल सागर से नहीं जोड़ता भाई। स्वेज नहर जरा सा यहाँ पर आप देख कर देखिए अपने मैप में, स्वेज नहर कहाँ से कहाँ तक निकली ये बताइए। तो देखिए स्वेज नहर अब मिल जाएगा आपको, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, ठीक है। तो चलिए बाकी अन्य सभी सही सुमेलित हैं। देखिए कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरान झील से जोड़ती है। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। मिलने पे नहीं, खोजने पे नहीं मिलेगा तो दक्षिण अमेरिका को देखेगा, उत्तर अमेरिका को देखेगा। ये पतली सी जो लाइन आ रही इसके बीच में देखेगा, यहाँ आपको पनामा नहर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कील नहर की लोकेशन बताइए जरा कहाँ पर होनी चाहिए जब उत्तरी सागर की बात हो रही, तो कमेंट करके बताइएगा। गलत होगा तो मैं आंसर दे दूंगा। देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो वीडियो पॉज करिए और बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। बोगाटो का पठार जो है यह मध्य मैक्सिको में नहीं स्थित है। बोगाटा पठार जो है यह कोलंबिया में है। कहाँ पर? कोलंबिया में है बोगाटा पठार। बाकी अन्य सभी सही सुमेलित है। एब्सिनियन का पठार जो है यह इथियोपिया में है।
या इथोपिया में है, लॉरेंसिया का पठार कनाडा में है और मेसाटा का पठार स्पेन में है। ठीक है। और एक अन्य प्रश्न आता है चियापासा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य मैक्सिको में जो है वह चियापासा का पठार स्थित है। चियापासा का पठार मध्य मैक्सिको में है। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध देश नहीं है? ऑप्शन है ए बोत्सवाना, जाम्बिया, रवांडा, घाना। अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप में इनके बारे में देखिएगा, क्योंकि अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जो कि स्थलबद्ध देश हैं। फिलहाल इस विकल्प में जो है वह घाना जो है वह स्थलबद्ध देश नहीं है। ठीक है। उन देशों के नाम आप याद रखिएगा। प्रमुख रूप से मैं अगर बताऊँ आपको तो मलावी, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक है, ध्यान रखिए, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, युगांडा, स्वाजीलैंड, बुरुंडी, रवांडा, ये सभी जो है, और दक्षिणी सूडान ये सभी जो है स्थलबद्ध देश हैं अफ्रीकी महाद्वीप के। ठीक है। और भी अन्य देश हैं, इनके नाम आप ध्यान रखिए और लिस्ट बना करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट, बास्फोरस जल संधि जोड़ती है ए अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से, बी काला सागर को मरमरा सागर से, सी फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, या फिर डी तस्मान सागर को दक्षिण सागर से। देखिए, बास्फा सागर की जल संधि जो है यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। ठीक है। वहीं मलक्का जल संधि किसके किसको जोड़ती है? तो अंडमान सागर से चीन सागर को। यहाँ पर आपको मलक्का जल संधि देखने को मिलती है। ठीक है। और सुंडा जल संधि भी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो सुंडा जल संधि भी जान लीजिए, यह जो है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? तो सुंडा जल संधि। नेक्स्ट, यहाँ बताइए कि श्वेत पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? ए कनाडा में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी दक्षिण अफ्रीका में, या फिर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, श्वेत पर्वत जो है वह पाए जाते हैं कनाडा में। ठीक है। कनाडा में आपको व्हाइट माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। कनाडा के न्यू हैम्पशायर शहरों की तरफ, कनाडा नहीं, अमेरिका में ना भाई। श्वेत पर्वत जो है वह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में देखने को मिलेंगे। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 141 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो भारत के पॉलिटिकल मैप में जाइए, या फिर बेहतर होगा कि जम्मू कश्मीर के फिजिकल वाले मैप में जाइए। पॉलिटिकल नहीं, जम्मू कश्मीर के फिजिकल वाले मैप में जाइए। देखिए, आ गए होंगे आप लोग। तो इसका सही विकल्प है यहाँ पर ए लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, बी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, सी जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल और लद्दाख, या फिर डी पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम और लद्दाख। चलिए, अब तो आप लोग देख ही लिए होंगे, जम्मू कश्मीर के फिजिकल मैप में आप लोग गए होंगे, तो वहाँ पर आपको सही आंसर मिल भी गया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। काराकोरम सबसे उत्तर में है, उसके दक्षिण में आपको लद्दाख श्रेणी देखने को मिलेगी। लद्दाख श्रेणी के और दक्षिण में जाएंगे तो आपको जास्कर, और जास्कर के और दक्षिण में जाएंगे तो आपको पीर पंजाल की श्रेणी देखने को मिलेगी। ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। नेक्स्ट, यहाँ बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, इसके लिए आपको वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक करना होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। जिलेपला दर्रा जो है वह नागालैंड में नहीं, जिलेपला दर्रा जो है वह सिक्किम में है, और यहीं से होकर के तीस्ता नदी भारत में आती है। ठीक है। बाकी अन्य सभी कथन सही सुमेलित है। बोमडिला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है, नीति और माना दर्रा यह उत्तराखंड में स्थित है, और सिपकीला दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ बताइए, इन पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में मिलाना है। ऑप्शन है ए मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, बी सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, सी मैकाले, सतपुड़ा, महादेव, या फिर डी महादेव, मैकाले और सतपुड़ा। कौन सा पूर्व में है और कौन सा पश्चिम में? देखिए, ये सभी पहाड़ियाँ जो है यह सतपुड़ा पर्वतीय क्रम का एक भाग ही है, और विभिन्न पहाड़ियाँ हैं यह अलग अलग। देखिए, सबसे पूर्व में है मैकाले की पहाड़ी, और मैकाले की पहाड़ी के बाद है महादेव, और महादेव के बाद है सतपुड़ा की पहाड़ी, यानी कि आंसर नंबर ए, विकल्प संख्या ए यहाँ पर सही है। सतपुड़ा पर्वतमाला की ये सभी पहाड़ियाँ भाग हैं। ठीक, फिर से बता दूं, पूर्व से पश्चिम का क्रम, तो सबसे पूर्व में आपको मैकाले श्रेणी देखने को मिलेगी। इधर से चलेंगे ना पूर्व की तरफ ऐसे, तो सबसे पूर्व में मैकाले मिलेगा, यहाँ पर आपको मैकाले मिल जाएगा। मैकाले के बाद महादेव, और महादेव के आगे बढ़ेंगे और पूर्व में जाएंगे तो पश्चिम में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सतपुड़ा रेंज।
सतपुड़ा पहाड़ी रेंज नहीं, रेंज में तो सारे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि लक्षद्वीप में स्थित बैरन ज्वालामुखी भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। कथन 2 है कि एड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और कथन 3 है कि पिटी पक्षी अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है स्थित है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए ऊपर वाला कथन देख लीजिए, यानी कि पहला कथन। जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल दूसरा कथन जो है वह सही है। देखिए पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है यह लक्षद्वीप में है, ठीक है। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है वह लक्षद्वीप में स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य। बाकी एड्रोट जो है वह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके अलावा बैरन ज्वालामुखी जो है यह लक्षद्वीप में नहीं है। बैरन ज्वालामुखी यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो है, लेकिन यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बैरन ज्वालामुखी। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए, और ये हैं सुमेलित करवाने वाले, ठीक है। एक तरफ द्वीप हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य है। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी सही सुमेलित हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यह पुलिकट झील में स्थित है और आंध्र प्रदेश में है। न्यूमूर द्वीप जो है यह जो है आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भारत और बांग्लादेश के मध्य है, ठीक है। और पंबन द्वीप जो है यह, एक सेकंड, न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में, हाँ सही तो है। न्यूमूर द्वीप जो है वह बंगाल की खाड़ी में है और यहाँ पर एक गलत दे दिया गया है प्रश्न ही, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में दोनों नहीं, अगर दोनों का होगा तो ये वाला कथन जो है आपका सही होगा। पंबन द्वीप गलत हो जाएगा। पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में है, न कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। देखिए पंबन द्वीप जो है यह आपका कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में है। गल्फ ऑफ मन्नार में आपको पंबन द्वीप मिलेगा। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। ए कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा, बी कृष्णा कावेरी गोदावरी नर्मदा, सी गोदावरी कावेरी कृष्णा नर्मदा, या फिर डी कावेरी गोदावरी नर्मदा और कृष्णा। चलिए देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे दक्षिण में कावेरी नदी है, उसके बाद कृष्णा है, फिर गोदावरी उसके बाद है, फिर जो है उसके उत्तर में सबके उत्तर में है नर्मदा नदी, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम जो है यह पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर नामक स्थान से होता है। पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर नामक स्थान से कृष्णा नदी निकलती है। तो वहीं गोदावरी नदी भी पश्चिमी घाट से ही निकलती है, लेकिन पश्चिमी घाट के त्रयंबकम नामक स्थान से। कहाँ से? त्रयंबकम नामक स्थान से जो है वह गोदावरी नदी निकलती है। और जो है यह गोदावरी नदी जो है ना, यह प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। वहीं सबसे अंत में बात करें नर्मदा नदी के उद्गम की, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है। एक तरफ तो झील है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थितियां हैं या फिर वे राज्य हैं जहां पर वे झीलें हैं। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से आंसर टिक कर दीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, पाला झील जो है यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। पाला झील जो है वह मिजोरम में है। कहाँ पर? पाला झील जो है वह मिजोरम में है। बाकी अन्य सही सुमेलित है। पंपा सरोवर कर्नाटक में है। दीपोर बील जो है यह असम राज्य में है और उमियाम जो है यह मेघालय में है। और पाला झील जो है वह कहाँ पर है? मिजोरम में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। वीडियो पॉज करिए और जल्दी से बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कूने जलप्रपात जो है यह महाराष्ट्र में है। बरकाना जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर? बरकाना जलप्रपात कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है।
बात करते हैं नेक्स्ट खड़ाधार जलप्रपात की। तो खड़ाधार जलप्रपात जो है यह उड़ीसा में है। इसके आगे बात करते हैं लंगसियांग जलप्रपात की। तो लंगसियांग जलप्रपात जो है यह मेघालय में है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए, कूने जलप्रपात महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, बरकाना जलप्रपात उड़ीसा में है, खड़ाधार जलप्रपात और सबसे अंत में लंगसियांग जलप्रपात जो है वह मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला बताना है आपको कौन सा सुमेल सही है। ठीक है, तो चूंकि सुमेलित करवाने वाला है तो आप ही पढ़िए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एडन नहर जो है यह दामोदर नदी से निकाली गई है, एनिकट नहर कावेरी नदी से निकाली गई है और सबसे अंत में त्रिवेणी नहर को जो है गंडक नदी से निकाला गया है। आइए बात करते हैं इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज के अंतिम प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम क्या है। ए सतलज रावी चेनाब झेलम, बी रावी चेनाब झेलम सतलज, सी झेलम चेनाब सतलज रावी या फिर डी चेनाब रावी सतलज और झेलम। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे दक्षिण में जो है वह सतलज नदी है। सतलज नदी के थोड़ा उत्तर में जाएंगे तो आपको रावी नदी देखने को मिलेगी। रावी नदी के उत्तर में चेनाब नदी और चेनाब नदी के उत्तर में झेलम नदी आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल यह टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले लेक्चर में टेस्ट नंबर 3 की। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।